हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी टेट का 2019 का पेपर 1 मैथ्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसके प्रीवियस पेपर हम लोग इसके प्रिपरेशन में करा रहे हैं, तो इसमें यूपी टेट से स्टार्ट किया है अभी हम लोगों ने। तो 2019 का 1 to 5th ये मैथ्स का हमने 6 to 8 हम दे चुके हैं और ये 1 to 5th हम अभी दे रहे हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो हमारे यहाँ से 30 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट है, देखिए द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 60%। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है 60%। बाई वॉट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। हिंदी में देख लेते हैं ताकि दोनों लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख सकें। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल ना बदले। तो देखिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का वो होता है एक एल क्रॉस बी होता है। तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट है एल क्रॉस बी, तो अगर प्रोडक्ट में ये होता है कि जैसे एक चीज़ अगर बढ़ेगी, मान ली इंक्रीज़ कर रही है, तो जो दूसरी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करेगी। तभी तो अगर हमें एरिया में चेंज नहीं चाहिए, एरिया में उतना ही चाहिए, उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं चाहिए। तो अगर मान लिया हम प्रोडक्ट है उसमें एक चीज़ अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ करेगी। तो ये पूछ रहे हैं इंक्रीज़ कर रही है लेंथ, तो कितने परसेंट से वो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ करे कि एरिया में कोई फ़र्क ना हो। तो देखिए इसका सिंपल, वैसे तो लेंदी है इसका मेथड, लेकिन जो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग ट्रिक्स में यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर a अपॉन बी मान लेते हैं कि a अपॉन बी ये फ्रैक्शन वैल्यू है, a अपॉन बी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो a अपॉन a प्लस बी जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। और अगर मान लें यहाँ पर जैसे इंक्रीज़ पहले इन्होंने बोला, अगर डिक्रीज़ बोला हो और पूछें कि कितना हम विद उसकी इंक्रीज़ करेंगे, बाद वाले को इंक्रीज़ करवाएं और पहले डिक्रीज़ दिया हो, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें क्या है, a अपॉन बी डिक्रीज़ कर रहा है और पूछा है इंक्रीज़ कितने परसेंट करेगा, तो a अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए याद रखिएगा नीचे बस माइनस हो जाता है, और इतना ये तो सब कर लेते हैं ना कि जो बड़ा हो उससे छोटे को माइनस कर देंगे। तो बस a अपॉन ए प्लस बी, ऊपर वाला सेम रहना है ए, ठीक है, नीचे वाला जो है a प्लस बी हो जाएगा और इसमें a माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए इस एक को याद कर लिए, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज़ हम पहले ये वाला याद कर लेते हैं कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही हो तो पूछा गया है डिक्रीज़ कितना होगा, तो उसमें ये है a अपॉन ए प्लस बी। सेम यही यहाँ पे लगाएंगे। देखिए 60% इंक्रीज़ कर रही है, क्या किया हमने 60% का फ्रैक्शन 6/10 हमने यहाँ पे 6/10 कर लिया है, ठीक है। चाहें तो हम इसको फर्दर और कर सकते हैं, पर सारे लोग स्टूडेंट्स को वो वाली लिस्ट याद नहीं होती है ना कि 3/5 कर दिया, और इस तरह से याद नहीं होती है। तो इसलिए हमने सिंपल यहाँ पे रखा है डिजिट। 6/10 किया, ये इंक्रीज़ करिए यानी कि a अपॉन ए प्लस बी, तो a क्या हुआ 6 हुआ और a प्लस बी करेंगे तो 16 हुआ, ये इतना डिक्रीज़ करेगा। अब क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व किया तो हमारा 75/2 आया यानी कि 37.5%। ये ओरली हो जाता है, जब प्रैक्टिस में आ जाता है तो ये चीज़ ओरली हो जाती है, एक लाइन की होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37.5। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इन स्क्वायर यूनिट्स इज। देखिए एक घन है, उसका आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। देखिए एक घन है, हमने सबसे पहले एक क्यूब बना लिया, ठीक है, क्यूब इस तरह से होता है। उसके बाद क्या है, इसका आयतन यानी कि इसका जो वॉल्यूम है v, वो इसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर, यानी कि इसकी भुजाएं क्या हैं, ये सब हैं। देखिए ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये वर्टिसेस होते हैं यानी कि शीर्ष होते हैं, और जो ये एजेस होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। ये होती हैं हमारी एजेस। तो ये कितनी है भुजा, तो ये कह रहे हैं जो कंडीशन रखी है इसकी लंबाई के योग के बराबर, यानी कि ये सारी जो एजेस हैं इनकी जो लेंथ है उसके सम के बराबर है इसका वॉल्यूम न्यूमेरिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंडीशन को हमने लिख दिया, वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम जो है वो है सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। और इसकी अगर एजेस की बात करें तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं, देखिए 4 ऊपर हुई, 4 नीचे हुई, 8 हो गई। उसके बाद ये साइड में
1 2 3 4, ये साइड की 4 हो गई, तो कितनी भी 12 टोटल एजेस हो गई, तो 12a हो गया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। अब हम इसको फर्दर a में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका एरिया ही चाहिए। क्या पूछा है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इन स्क्वायर यूनिट बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट तो दी नहीं है तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज रख दी और 72 यूनिट्स आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। अमित सैलरी इन 2018 इन रुपीज़ 126,500, हिज सैलरी फॉर 2016 हैज़ राइजन एनुअली बाई 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली टू रीच 2018 सैलरी फिगर्स। व्हाट वाज हिज सैलरी इन 2016? देखिए कह रहे हैं कि अमित की सैलरी 2018 में हिंदी में पढ़ लेते हैं, 2018 में 126,500 है, ठीक है। 2016 से उसकी एनुअली यानी कि प्रति वर्ष वो बढ़ रही है कुछ परसेंट से। तो कितने परसेंट से बढ़ रही? एक साल में कितनी बढ़ी? 10%, फिर अगले साल कितनी बढ़ी? 15%, बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2018 में इसका वेतन इतना हो गया। 2016 से स्टार्ट होकर 2016 में 10% बढ़ी, कुछ हुआ, फिर उससे 15% बढ़ी, फिर ये हमें 2018 में इसका सैलरी हो गई। तो ये पूछ रहा है कि 2016 में इसकी सैलरी कितनी थी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, सिंपल सा है। देखिए जो हमें बढ़कर चाहिए, यानी कि इससे पहले 2 स्टेप इसके गुजर चुके हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कुछ x होगी और यहाँ पर कुछ y होगी। ये बढ़ा रिस्पेक्टिवली कह रहे हैं ना 50 10 एंड 15, तो पहले 10 बढ़ी और फिर 15 बढ़ी। तो हमने इस तरह से एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लिया। उसके बाद क्या किया हमने, ये देख रहे हैं कि 15% कह रहा है। अब 15% क्या होता है? 3/20 होता है। इंक्रीज़ करी यानी कि 23/20। तो ऑब्वियसली ये सोचने वाली बात है कि x जो यहाँ पर सैलरी होगी इसकी, उसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर इस यूनिट से, तो हमें ये वाली इसकी सैलरी मिल जाएगी बढ़ी हुई, क्योंकि ये क्या है? बढ़ा हुआ फ्रैक्शन है ना, इंक्रीज्ड है। तो अगर अब हमें उल्टा चाहिए, हमें इससे यहाँ पर आना है, तो हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे यानी कि 20/23 कर देंगे। तो हम इससे मल्टीप्लाई इसमें अगर हम कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमें नॉर्मली क्या करना होता है, अगर हमें कहा होता है कि इसका कुछ इनिशियल वैल्यू है और कुछ परसेंट बढ़ा या घटाने के बाद ये वैल्यू आ रही है, तो वो जो जितने परसेंट बढ़ा या घटा होता है उसको हम निकाल लेते हैं, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू, और उसको सीधा इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें मिल जाता है आउटपुट। अब हमें आउटपुट से इनपुट पे आना है, तो हम क्या करेंगे? उसको उल्टा कर देंगे उसी चीज़ को। तो 23/20 से आया है तो इसको उल्टा कर देंगे, 20/23 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करा दें तो देखिए 23 से ये कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा, तो 5 टाइम्स जाएगा और ये 00 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ ये तो चाहिए नहीं, हमें ये चाहिए। ये तो हमें टेम्परेरी मिल गया, 500 और 20 मिल गया। अब हमें इस पे आना है। अब देखिए 10% इंक्रीज़ कर रही है, तो हमने क्या किया? 10% का 1/10 किया, इंक्रीज़ कर रही है यानी कि 11/10, वही किया 10/11 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर वाले में, यानी कि ये जो आया था 550 और इधर 20 बच रहा था, ये हमने लिखा। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 10/11 से। तो ये 11 5 टाइम्स चला गया और यहाँ पर कितना आया? 10 के पावर 5 आ गया, यानी कि 1 लाख। तो इसकी क्या थी इनिशियली सैलरी क्या थी वाई की? 1 लाख हो गई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। तो इसको इस तरह से उल्टा चलकर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द SCF ऑफ 2 numbers is 6 and their LCM is 432. If one of the number is 48, the other number is simple SCF LCM का क्वेश्चन है। क्या है? 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी। सिंपल फार्मूला क्या होता है? SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B। अगर A और B 2 नंबर हैं, A एक नंबर है दूसरा नंबर B है, तो A इंटू B बराबर LCM इंटू SCF होता है। दोनों की वैल्यू दी, LCM SCF की हमने रख दी, और A की वैल्यू दी है नंबर की 48 है, तो दूसरा हमने निकाल लिया 54। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, इसको देख लिए एक बार। इफ़ थर्ड फ्राइडे ऑन 16th ऑफ मंथ देन व्हाट विल बी द डेट ऑफ फोर्थ ट्यूसडे
ऑफ सेम मंथ, देखिए उसी मंथ की बात हो रही है और फोर्थ ट्यूसडे हमें पता करना है कि उस दिन डेट क्या होगी। देखिए किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। देखिए इसमें क्या करेंगे कि हमने लिख दिया थर्ड फ्राइडे इज़ ऑन 16th, ठीक है। थर्ड फ्राइडे के दिन कौन सी डेट है, 16th है। हमें निकालना है फोर्थ ट्यूसडे को कौन सी होगी। तो हम देखिए क्या करेंगे, अब तीसरा फ्राइडे है, हमें नहीं पता कि उससे पहले कितने फ्राइडे पड़ चुके हैं उस मंथ में। तो हम बैक चलेंगे, तो अगर हम 16 में से अगर हम सेकेंड फ्राइडे पता करना चाहें तो उस दिन कौन सी डेट है, तो हम क्या करेंगे 16 में से 7, क्योंकि एक हफ्ता कितने दिन में होता है, 7 दिन होते हैं। 7 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि 9th डेट को सेकेंड फ्राइडे था। अब फर्स्ट पे जाएंगे तो 9 से फिर 7 माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड मिल जाएगा, यानी कि जो 2 तारीख होगी उसको फर्स्ट फ्राइडे होगा। अब बात अगर ट्यूसडे की करें तो देखिए महीने की दूसरी तारीख को फ्राइडे मिल रहा है, यानी कि इससे पहले अब हमें ट्यूसडे नहीं मिलेगा। जब ये फ्राइडे से पहले ट्यूसडे आता है तो वो दूसरा मंथ इससे पहले वाला मंथ लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि सेम मंथ की बात है, तो यानी कि इसके और इसके बीच में जो ट्यूसडे पड़ेगा वो पहला पड़ेगा। तो कब पड़ेगा, देखिए 2 को फ्राइडे है, यानी कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, काउंट कीजिए 3 4 5 6, यानी कि 6th तारीख डेट जो होगी, 6 डेट जो होगी उसको फर्स्ट ट्यूसडे पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, सेकंड कब पड़ेगा, +7 कर देंगे, 13 को पड़ेगा, फिर +7 कर देंगे, थर्ड ट्यूसडे पड़ेगा, फिर अब हमें फोर्थ ट्यूसडे पे आना है ना, तो फिर से +7 कर देंगे तो हमें फोर्थ ट्यूसडे मिल जाएगा 27 डेट को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल है, बस देखिए पहले बैक जाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा फर्स्ट ट्यूसडे कब से स्टार्ट हुआ, ये पता लगाने के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें -7 कर देंगे तो हमारा सेकेंड फ्राइडे आएगा, फिर -7 कर देंगे तो हमारा फर्स्ट फ्राइडे आएगा। अब हम देख रहे हैं कि फ्राइडे से पहले ट्यूसडे आता है और इससे पहले मंथ ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो हमें मिलेगा वो ट्यूसडे मिलेगा। तो हमने डेट के अकॉर्डिंग काउंट कर लिया, तो हमें 6 को मिल रहा है फर्स्ट ट्यूसडे, उसमें +7 3 बार कर दिया तो फोर्थ ट्यूसडे पे हम आ गए। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखिए एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। ये जो वर्टिसेस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो ये एक प्रिज्म का फिगर पता होना चाहिए, बस सिंपल है। क्या होता है, एक ट्रायंगल ये होता है, उसके बाद ये पीछे ये इस टाइप से ये होती है, और ये पीछे से भी ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो ये होता है, तो इसमें कितने हो गए, 4 5 6 हो गए टोटल। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज ऑफ बनानास परचेज 6 फॉर 10 रुपीज़ एंड सोल्ड 4 फॉर 6 रुपीज़। देखिए 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो देखिए लॉस पूछा है, तो देखिए हमने सिंपल लिखा बाय और सेल, दो अलग अलग चीज़ें लिख लेंगे, या कहें सीपी और एसपी में। तो सबसे पहले इफ़ बनाना परचेज्ड 6 फॉर 10, देखिए 10 रुपये में 6 बनाना इसने क्या किया, ख़रीदे। फिर 6 रुपये में 4 बनाना को बेच दिया। हमें लॉस बताना है, लॉस परसेंट। तो अगर हम एक की क्वांटिटी निकालेंगे, पहले बाय में यानी कि ख़रीदने में सीपी में एक की क्वांटिटी निकालेंगे तो कितने निकलेगी, 10/6 कर देंगे, यानी कि 5/3 रुपीज़ इसने एक बनाना पे खर्च किया ख़रीदने में। उसके बाद एक क्वांटिटी अब हम सेल की निकालें तो 6/4 होगी, यानी कि 3/2 जो है इसने एक बनाना 3/2 का बेच दिया। तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी होता है, दोनों को माइनस कर दें तो हमें लॉस परसेंटेज निकल आएगी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। इस फॉर्मूले से हमने कर दिया 3/2 -5/3 अपॉन 5/3। जो भी बड़ा हो उसको पहले लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस साइन आ रहा है मतलब कि लॉस हो रहा है, तो वो साइन की कोई टेंशन नहीं, इसलिए हमने ये वाला साइन रखा है। कोई भी आगे पीछे रखिए आप अपने हिसाब से। तो देखिए 5/3 - 3/2 अपॉन 5/3, तो 10 - 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। अब 1/10 है इंटू परसेंटेज में निकालना है, यानी कि 10% का लॉस हो रहा है हमें। सिंपल है, बस एक क्वांटिटी याद रखिएगा कि क्वांटिटी पहले एक करेंगे और रुपीज़ जो भी आएगा उसको प्लस माइनस मतलब वही फॉर्मूले से कर देंगे एसपी सीपी के। और क्वांटिटी याद रखिएगा, बस 1 की ज़रूर निकालना है।
नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट इन द फिलिंग स्पेस 1 ग्राम इक्वल टू, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें 1 ग्राम की वैल्यू दी है कि कितने ये कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम होता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 1 ग्राम, अब यहाँ पर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम इसको निकालें तो इधर आ जाएगा 10⁻³ नीचे आ जाएगा प्लस में। तो हम इसको एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 1/10⁻³ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, 1/10⁻³। तो ये ए हमारा मिल रहा है। दूसरा अब हम देखें इसको, अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये -3 हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा। यानी कि हमारा बी ऑप्शन भी मैच कर रहा है, यानी कि इसके ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 0.01 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन इन द परसेंटेज फॉर्म। देखिए इसमें ऑप्शन अच्छा दिया है एक, इसलिए इसमें गलती होने के चांस है। कैसे, अभी हम बताते हैं। क्या करेंगे, 0.01 को पहले स्क्वायर किया, देखिए 1 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो यानी कि 1 2 3 4, 4 से पहले डेसिमल लगेगा, ठीक है। 1 2 3 4 हमने 4 से पहले डेसिमल लगा दिया। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ये कर दिया। अब इसका डेसिमल अगर हम हटाएं और नीचे क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ाने होंगे। तो हमने 1 2 3 4 4 0 बढ़ा दिए नीचे। इसको 2 2 0 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, 1/100 बचा। ये क्या बचा, परसेंटेज में बचा, क्योंकि हमने क्या किया था, इसकी परसेंटेज फॉर्म में निकालना था, इंटू 100 किया था। तो 1/100 जो मिला ये हमें परसेंटेज में मिला है। तो हमारा एक ऑप्शन तो ये डी हो गया, ये डी हो गया 1/100%, ठीक है। उसके बाद इसको हम दूसरा कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको 0 हटाएं ऊपर डेसिमल लगा दें तो 0.01%, ये भी कर सकते हैं। यानी कि ये वाला ये ए जो है ये हमें मिल रहा है, यानी कि डी और ए किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, 4 में मिल रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें जल्दबाजी में एक गलती हो सकती है कि हम ये भूल जाएं कि ये परसेंटेज हमने निकाली है और हम 1/100 ये फ्रैक्शन वैल्यू ये देख लें बी, तो बी के साथ भी ए है इस ऑप्शन में, तो जल्दी से ये ऑप्शन लगा सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इफ़ डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 36 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। देखिए दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। देखिए ए और बी दो हैं, उनका डिफरेंस 5 है और उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन 36 है। अब हम क्या सोचेंगे कि इनके अब ये नंबर कौन से होंगे। हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है, हम क्या करेंगे, नंबर फाइंड करना चाहेंगे एज्यूम करके। तो हम सोचते हैं कि 36 के 12 होता है, 12 3 होता है, लेकिन 12 3 अगर हम उसे माइनस करेंगे तो हमें 5 नहीं मिलेगा, 12 और 3। फिर हम गए 4 9 पे, 9 और 4, 4 9 या 9 4 कोई किसी पे भी जाएंगे तो हमें 36 मिल रहा है, और अगर हम देख रहे हैं इनको माइनस कर रहे हैं तो हमें 5 भी मिल रहा है, यानी कि हमारे वो नंबर्स कौन होंगे, 9 और 4 होंगे। तो ये कह रहा है अब उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस में जाइए, तो उनको रेसिप्रोकल यानी कि उसको अपोजिट किया, 1/9 1/4 और उनका अंतर निकाला, यानी कि उनका डिफरेंस निकाला। तो 1/9 माइनस 1/4 इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/36 हमें मिल जाएगा। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रूम इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड ब्रेथ is decreased by 20% while height is increased by 5%, then what percentage changed in the volume of the room। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा था कि L जो हो रही है वो बढ़ रही है और विथ कितनी परसेंट कम होगी कि इसका एरिया में फ़र्क नहीं आएगा। तो हमने A/B A इक्वल टू बताया था, A/B इंक्रीज़ कर रहा है तो A/A+B डिक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम की बात है, पहले तो L B और H तीन चीज़ें दी गई हैं और दो चीज़ें घट रही हैं और एक चीज़ बढ़ रही है, तो उसमें पूछा है वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। L को लिखा सबसे पहले 10%, देखा 10% डिक्रीज़ करिए यानी कि 1/10 होता है, अगर डिक्रीज़ करने की बात है तो क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। फिर ब्रेथ की बात करें, मल्टीप्लाई ब्रेथ की बात करें तो 20% होता है, डिक्रीज़ करिए 20% क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी, डिक्रीज़ कर रही है तो क्या होगा, 4/5 हो गई। फिर हाइट 5% इंक्रीज़ करिए तो क्या हो गया, 5 क्या हो गया, 1/20 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 5 की, और अगर इंक्रीज़ कर रही है यानी कि 21/20।
ठीक है, तो डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया। जब ये एकदम टिप पर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसको हमने देख लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ये सॉरी इसको कट किया, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया, नीचे क्या हुआ 5 5 25 और ये 0 250 हो गया। ऊपर देख लिया किससे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब हम देख रहे हैं ये कितना, ये किससे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 61 कम हो रहा है, 61 कम हो रहा है 250 से। इनटू परसेंटेज निकालिए 100 कर दिया, कैंसिल आउट किया तो ये क्या आ गया 122/5 यानी कि 24.4% जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है बढ़ी हुई वैल्यू है तो यहाँ पर ये उतना इंक्रीज़ करेगा, अगर ये कम आ रही है ऊपर की वैल्यू तो यानी कि डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, राइट आंसर इज़ 2। नेक्स्ट है, इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज़ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच इज़ फिट फॉर दैट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्गाकार है यानी कि कुछ स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाएगा। सेकेंड ये बात है कि मिनिमम पूछी, मिनिमम नंबर पूछा है, टाइल्स का मिनिमम नंबर और किस कि उसमें फिट हो जाए पूरा। तो इसको इन क्वेश्चन में देखिए कैसे करते हैं। ऐसे तो जनरली क्या होता है कि इस एरिया का ये देते हैं, LBH जो भी होता है वो देते हैं, और दूसरा टाइल की वैल्यू देते हैं, उसका मेजरमेंट देते हैं, तो हमने उससे डिवाइड कर सकते हैं सिंपल, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जितने बड़ा वो है और जितने जो टाइल का, एक टाइल का जो एरिया है उससे हम नंबर ऑफ़ टाइल्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें टाइल का एरिया तो पता नहीं, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे HCF लेंगे जो ये दिया है। पहले तो सबसे पहले देखिए यूनिट इक्वल करेंगे, ये मीटर में सेंटीमीटर में, क्या किया पूरे को सेंटीमीटर में कर लिया, तो जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे 1500 आएगा और इसको ऐड कर देंगे तो 15 17 हमारा सेंटीमीटर लेंथ हो गई। इसी तरह विथ देखिए 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये 900 सेंटीमीटर हो गया, और जब इसको 2 ऐड करेंगे 902 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे, वो जो कॉमन होगा वही हमारा क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर शेप्ड टाइल चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें कॉमन देखते हैं, तो इसमें देखिए डिजिट इतना ज़्यादा वैसे ही है, हाई है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें छोटा वाला होगा ना तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे। याद रखिएगा इसको नहीं, छोटे वाले जो होगा इसको एलसीएम लिएगा। इसको जब एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे हमें 11 मिल रहा है, उसके बाद 41 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये बड़ी वाली को नहीं जाएगा, उसके बाद 41 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये जा रहा है। अब हमने देखा 41 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम जा रहा है 37 टाइम्स जा रहा है, यानी कि इन दोनों में से जो कॉमन आएगा HCF जो निकलेगा वो 41 निकलेगा। हमने 41 को बाहर ले लिया और ये कितने टाइम्स जा रहा है 37 टाइम्स जा रहा है, और ये कितने टाइम्स जा रहा है 902, ये जा रहा है 11 टू द 22 टाइम्स जा रहा है। तो हमारा जो एरिया होगा टाइल्स का, ये हमने क्या किया, साइड 41 साइड ले ली। अब एरिया की बात करें तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो 41 का स्क्वायर हो गया। अब मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स क्या होंगे, इसी एरिया के टाइल्स के होंगे एरिया। उसके बाद ये देखिए ये क्या बच रहे हैं, को प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं हमें, यानी कि अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। अब क्या किया हमने, ऊपर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा, यानी कि 1517 इंटू 902 L क्रॉस B अपॉन एरिया ऑफ टाइल, यानी कि A स्क्वायर 41 का स्क्वायर, 41 को 2 टाइम लिख दिया। इसको जब कैंसिल करा वही 37 22 आया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो 814 हमें क्या मिल गए, टाइल्स मिल गए। अगर यहाँ पर इसको हमने समझाने के लिए पूरा किया, वरना सिंपल जब यहाँ पर ये आया था तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नीचे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ टाइल्स इसी का स्क्वायर मिलेगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम शॉर्ट में करना चाहेंगे तो बाद में हम इस तरह से कर सकते हैं, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमारा ये नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएंगे मिनिमम। अब है नेक्स्ट है यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2153 की पावर 167, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट पूछी है, सिंपल है, 3 को उठा लेंगे हम, लास्ट जो हमारी डिजिट है इसकी पावर क्या है 167, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो तरीका होता है यूनिट डिजिट निकालने का वो हम बता रहे हैं। 4 4 द 16, उसके बाद 4 1 द 4, कितना रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा, यानी कि 3 की पावर 3 निकाल ली। ऑब्वियसली सबको पता है 27 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आई 7 आई।
राइट आंसर इज 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंक्रीज्ड 20% इन न्यूमरेटर एंड 25% इन डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन देन इट इज 3/5 देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। हिंदी में देखें, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न बताइए। देखिए x हमने ले लिया कि x है और डिनोमिनेटर y है। जो इंक्रीज करा है 20% न्यूमरेटर, यानी कि जो अंश है वो 20% बढ़ रहा है। 20% क्या होता है 1/5, इंक्रीज करा है 6/5, 6/5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर y है मान लिया हमने, और ये क्या कर रहा है 25% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 1/4 इंक्रीज किया 5/4, 5/4 इंक्रीज कर रहा है। अब हमने इसको सॉल्व करना तो हमें x/y इंटू मल्टीप्लाई रहेगा 6×4 = 24 और 5×5 = 25। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 8/5 मिला। और ये क्या कह रहा है कि ये क्या हो रहा है 3/5 हो रहा है, यानी कि ये इक्वल टू 3/5 हो रहा है। यानी कि ये जो बढ़ाया है हमने उसके बाद ये इक्वल टू क्या हो रहा है 3/5 यूनिट के बराबर हो रहा है। तो अब इधर 8/5 है और इससे हमने क्या किया 3/5 से इसको कैंसिल कर दिया, तब ये आया 8/5। तो एक्स वाई बराबर अगर हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये 5/8 हमें मिल जाएगा। यही पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है द नंबर्स डिविजिबल बाय 8 आर। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। तो देखिए अगर 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो क्या होता है लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं। लास्ट की अगर 3 डिजिट्स जो होती हैं वो अगर 8 से डिविजिबल हैं, यानी कि वो 8 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो देखिए 240 अगर हम डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, 2 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 4 मिल रहा है, यानी कि ये होल उसका डिविजिबल नहीं है। फिर 1 to 8 ये वाली तीसरी वाला हमने ऑप्शन लिया, इसको डिवाइड किया लास्ट की 3 डिजिट को तो हमें 0 रिमाइंडर मिल रहा है, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 4 हमें 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हमें फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन मिल रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड ये जो है ये डिविजिबल हैं 8 से, तो ये हमें किस में मिल रहे हैं फोर्थ में मिल रहे हैं। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। वैसे तो ट्रिपलेट याद होते हैं क्योंकि क्वेश्चन करते रहते हैं तो हमें याद हो जाते हैं 8, 15, 17, 8, 19 जो भी हो। तो यहाँ पर अगर हमें नहीं पता, दिखने में नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 8 है यानी कि इससे छोटा है ही नहीं नंबर। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर ही चेक करेंगे। 9 चेक किया तो हमें 81 मिला। ठीक है, 10 चेक किया तो 100 मिला। अब हम देख रहे हैं कि इसको माइनस करने पे हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि 64 मिल जाए, बेकार हो गया इसका। फिर हम आगे जाएंगे 15 का अब हम ऑप्शन के थ्रू चल रहे हैं। 8 किस में इसमें है, इसमें ये भी है, लेकिन 8 6 है, इससे छोटा है। ये कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या 8 है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया 1। अब हम ये वाला चेक करेंगे तो हमने देखा 15 का स्क्वायर 225 होता है, 17 दिया है, 17 का स्क्वायर 289 हो रहा है। अब हम देखेंगे क्या इसको माइनस करने पर ये मिल रहा है या नहीं। तो क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है इसलिए माइनस करने पे ही मिलेगा, ऐड करने पे तो मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। हमने चेक किया तो देखा 64 हमें मिल रहा है। 64 किसका है 8 का है, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा हुआ 8, 15, 17 हो गया। तो इसको ऑप्शन से देखेंगे। वैसे तो ये सिंपल था, ट्रिपलेट याद ही होता है ये वाला। तो नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर 417z8 इज डिविजिबल बाय 9। z का मान ज्ञात कीजिए, ये संख्या ये इससे विभाज्य 9 से विभाज्य। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 की टेबल में 8 लास्ट में कब आता है। देखिए 8 एक बार आता है 9 to the 18 जब होता है, यानी कि यहाँ पर 1 ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे 1 बचे, और फिर हम 9 से इसको जब 2 दा करेंगे तो वो 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसको, तो 54 होता है तो 55, 56, 57 3 बच रहा है, 3 बच रहा है और फिर ये z है। तो ऐसा यहाँ पर हम z की क्या वैल्यू लें, 3 बच रहा है और यहाँ पे z है, z की क्या वैल्यू लें कि हमें रिमाइंडर क्या मिले 1 मिले। तो देखिए 9 4 द 36 होता है, तो रिमाइंडर 1 बचने के लिए हम यहाँ पर अगर 7 ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा है तो देखिए 3 और z को अगर हम 7 ले लें तो 37 हो जाएगा, और 9 4 द 36 हमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या हो रहा है 1 बच रहा है। अब ये जब 1 बचेगा तो ये 8 के साथ आएगा, 9 to the 18 हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा।
तो सिंपल है, यहाँ पर हम z की वैल्यू क्या लेंगे, 7 लेंगे। इसको डिवाइड करके देखिएगा तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर इज 2 7। नेक्स्ट है इफ 2160 इक्वल टू 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर a 2 की पावर माइनस b 5 की पावर माइनस c। देखिए इस टाइप का कुछ फॉर्मेट लास्ट उसमें भी आया था, लास्ट का जो सेट हमने कराया था उसमें भी आया था। तो इसको सिंपल कैसे करना है, एलसीएम लेके करना है। 2160 को एलसीएम लेंगे तो सिंपल से फटाक से जल्दी से एलसीएम ले लेंगे और देखेंगे 2 की पावर कितनी बन रही है 4, 3 की पावर 3 बन रही है और 5 की पावर 1 बच रही है। यानी कि हमें ए बी सी की वैल्यू पता लग गई, ए 4 है, बी 3 और सी 1 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट कर दी एज इट इज़ ए बी सी की वैल्यू, तो हमें सिंपल मिल जाएगी 3 की पावर 4 81 होता है और ये माइनस में है इसलिए नीचे आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 होता है, नीचे आ गया, और 5 की पावर 1 क्या होता है 5, वो भी नीचे आ गया। तो 8 5 द क्या है 40 हो गया। तो हमारा जो फ्रैक्शन ये जो वैल्यू आई ये हुई 81/40, यानी कि आंसर नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है फाइंड यूजिंग फिगर, सिंपल है, ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए ये एक दिया है पूरा उन्होंने फॉर्मेट, देखिए ये जो है ये इससे कैसे रिलेट कर रहा है, 2 की पावर क्यूब है 8, उसके बाद हम देख रहे हैं 3 और 27, 3 की पावर क्यूब 27 होती है। उसके बाद देख रहे हैं 4 की पावर क्यूब 64 होती है, यानी कि 1 की पावर क्यूब 1 x 1 ही होगी, यानी कि राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट है मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए मोड क्या होता है, मोड होता है जो जहाँ पर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये वाला जैसे कर्व अगर हम बनाते तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जितना ज़्यादा होता है वो हमारा मोड हो जाता है। तो ये किस में हमें निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम, यानी कि जो वो रेक्टेंगुलर फिगर्स होते हैं उसके थ्रू हम मोड निकाल सकते हैं। मोर देन ओजाइव्स से अधिक संचय बारंबारता वगैरह द्वारा। ओजाइव्स वो होते हैं जैसे ये इस तरह से ये एक्स वाई है और यहाँ पर एक कुछ नंबर्स हैं और उनको मिलाते हुए ऐसे करके ऊपर नीचे इस तरह के क्रॉस करते हुए इस टाइप की कुछ जो लाइंस आती है ग्राफ टाइप का, उसे ओजाइव्स कहते हैं। ये मोर देन भी होता है, लेस देन भी होता है। उसके बाद है फोर्थ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है, तो देखिए जो हिस्टोग्राम होता है उसके थ्रू हम मोड निकाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर इज 1 है। नेक्स्ट है इफ़ a प्लस बी बाई सी ए बी प्लस सी, ये एक इक्वेशन दी है, देन द वैल्यू ऑफ के पूछिए। देखिए वैसे तो सिंपली जो करता होगा इसको प्रैक्टिस किया होगा तो सिंपली इसको 2 बोल देगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कैसे 2 है इसका आंसर। देखिए इसको क्या करा हमने, इसको मल्टीप्लाई किया इधर, ये इस फर्स्ट टर्म को लिया इक्वल टू के, तो हमारा सी के हुआ। इसी तरह इस टर्म को जब लिया तो ए के हुआ, ए इंटू के, इस टर्म को लिया तो बी इंटू के हुआ। तीनों को रखा ऐड कर दिया तो ये 2a 2b 2c मिल रहा है हमें, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड किया तो a के हमें कॉमन मिल रहा है और a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई, यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यही पूछा है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स विद एनी थ्री ऑफ लेंथ 1.2 4.2 5.9 एंड 8.1 इज। देखिए यहाँ पे इनकी मेजरमेंट से मतलब नहीं है, बस हम ये देख रहे हैं कि 4 इन्होंने क्या दी हैं, 4 भुजाएं दी हैं, ठीक है, इनकी माप दी है, लेंथ दी है ट्रायंगल की, और पॉसिबल जो लाइंस होती हैं, पॉसिबल जो लेंथ होती हैं जिनसे मिनिमम नंबर वो 3 होता है, मिनिमम 3 उससे हमें ट्रायंगल मिल सकता है। अब यहाँ पे 4 दे रखी हैं तो की पॉसिबिलिटीज़ पूछी, यानी कि कॉम्बिनेशन कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए नंबर ऑफ मेजरमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 है, और एक ट्रायंगल यानी कि नंबर ऑफ टोटल साइड्स जो हैं वो 4 दी हैं, और एक ट्रायंगल बनने में कितने साइड्स की ज़रूरत होती है, 3 साइड की ज़रूरत होती है। हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा 4c3, और इसका फॉर्मूला होता है n, यहाँ पर n होता है, ये r होता है, ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में n माइनस r। देखिए 4 फैक्टोरियल किया, 4 माइनस 3 यानी कि n माइनस r किया, और r किया यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 4 से जो डिजिट होगी उससे कम आते जाइए, एक एक कम आते जाइए 1 तक, 4 3 2 1। इसी तरह 4 माइनस 3 क्या हुआ, 1 फैक्टोरियल बचा, 1 का 1 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल यहाँ पर 3 2 1। इसी तरह अगर 0 फैक्टोरियल होगा तो इसका क्या होता है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का 1 होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 3 को क्या किया, 3 2 1, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, 4 बच गया, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स कितने हो सकते हैं, 4 बन सकते हैं। नेक्स्ट है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डबल द न्यूमरेटर ऑन एडिंग टू। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
लैंग्वेज बेस्ड है, सिंपल सा है, बहुत अच्छा है। देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन डबल द न्यूमरेटर, यानी कि एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे। मान लिया कि न्यूमरेटर जो अंश है वो x है। अब ये कह रहा है एक भिन्न का हर जो है वो अंश के दुगने से एक अधिक है। अंश क्या है, x है, उसके दुगने से एक अधिक, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, यानी कि हर हो गया। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हमें ये फुलफिल हो गई, हमने लिख लिया ऐसे। उसके बाद है ऑन एडिंग 2 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी ऑब्टेन 1। क्या कह रहा है, 2 जोड़ने पे अंश में और हर में 3 घटाने पे 1 प्राप्त होता है। क्या किया हमने, ये इसको, ये x है हमारा न्यूमरेटर, इसमें 2 ऐड किया, और ये जो हमारा 2x+1 ये जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसको सिंपल सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में x की वैल्यू मिल गई 4। सिंपल 4 x की वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मूल भिन्न क्या थी। तो सिंपल हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकाल लेंगे, यानी कि अंश अपॉन हर, यानी कि 4 की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो हमें ये राइट आंसर हो गया 1। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, सिंपल तो सिंपली इसमें कहाँ से चलेंगे, ये जो बार दिया है इससे चलेंगे। 13 ये हमने पूरा लिख लिया एज इट इज़, 13 माइनस 7 6 आया। अब क्या करेंगे, 24/6 है, ठीक है, तो इसको 4 लिख दिया हमने यहाँ पर, +4 करते चले। देखिए लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा हर स्टेप में लिखते रहते हैं, तो उससे बहुत टाइम चला जाता है। तो इस तरह से क्या कीजिए, जल्दी जल्दी, 6 आया, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, ये -8 है, -8 + 4 कितना बचा, -4, ठीक है, ये एक हो गया। चलिए अब माइनस माइनस में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए लिख लिए, -9 माइनस, फिर हमारा ये -4 बच रहा है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, -9 + 4 यानी कि -5। नेक्स्ट है इफ HCF A,8 इज इक्वल टू 4 और LCM A,8 इज इक्वल टू 24 देन A इज। सिंपल है ये क्वेश्चन, मासा और लासा का। तो HCF ये दिया, LCM ये दिया, A फाइंड करना है। क्या करेंगे अब हम, ऑप्शन से चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। 8 है और यहाँ पे 4 है। देखिए HCF क्या होता है, कुछ ऐसा हो जो 4 से डिवाइड हो, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए। अब देखिए 10 को अगर हम 4 से डिवाइड कर नहीं सकते, जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ A की वैल्यू 10 तो होने से रहेगी, ठीक है। उसके बाद 14 करें, 14 की टेबल में भी 4 नहीं हो पाएगा, उसको डिवाइड नहीं करेगा 14 को, 12 हो सकता है, और फिर हमने देखा कि 8 भी हो सकता है। अब देखिए 8 अगर होगा तो यहाँ पे भी 8 होगा, LCM 8 और 8 का 24 तो होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 12 है इसका राइट आंसर, सीधे मार देंगे। लेकिन इसको कैसे होगा ये देख लेते हैं एक बार। 12 अगर है, 12 है ही, तो देखिए 12,8 अब हमने LCM लेके देखेंगे कि हमें 24 मिल रहा है, नहीं 12,8 का 2 इसको सॉल्व किया तो हमें 24 मिल रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या हुआ, 12 हो गया। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर एंड पेरीमीटर इज 46 मीटर, देन एरिया ऑफ फील्ड विल बी। एक आयताकार खेत है, उसके विकर्ण की 17 मीटर है और परिमाप परिमाप 46 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल पूछा है, तो सिंपल है, देखिए पेरीमीटर दिया 46, एरिया पूछा है, ये इस तरह का कुछ हो गया। 17 डायगोनल हो गया, एल और बी हमें नहीं पता। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2L + B = 46, हमने निकाल लिया L + B की वैल्यू, 2 से डिवाइड करके 23 आ गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट देखेंगे। देखिए 17 बन रहा है, यानी कि ये दोनों इससे छोटे होंगे। तो अभी तो हमने इससे पहले ही देखा था 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बन रहा था, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेंगे कि यहाँ पर कौन से बन सकते हैं। तो 17 का हम देखेंगे, 17 स्क्वायर है, 289 बन रहा है। अब हम इससे पीछे आएंगे, 16 पे आएंगे, जस्ट तो 256 को इससे, तो हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे, 15 पे आए, इसको हमने इससे माइनस किया तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर ये मिला, 64 मिला, जो कि 8 का होता है, यानी कि 8, 15, 17 ये हमें ट्रिपलेट मिल गया। यानी कि एल बी की वैल्यू क्या होगी, कोई 8 है और 15, ऑब्वियसली एल जो है वो ज़्यादा होगी, क्या हो गई, ये हो गई 15 और बी क्या हो गया, 8 हो गई, और 17 ये है ही। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, यानी कि L क्रॉस B। तो सिंपल सा है, 8 और 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आ गया। नेक्स्ट है ऑन सिंप्लीफिकेशन 2^-1 की पावर -1 द नंबर विल बी। देखिए 2^-1 को अगर हम -1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2^-1, फिर इसको 2 को ऊपर ले गए तो सिंपल हमें 2 मिल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही।
इवन नंबर है, इवन नंबर है, बिल्कुल सही। मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ऑड नंबर है, नहीं। तो कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए बी सी सही हो गए, यानी कि हमारा राइट आंसर 1। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा कथन सही है? सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती, कैसा है? देखिए, दो प्राइम नंबर यानी कि अगर हम 2 और 3 ले लें, स्मॉलेस्ट हमने ले लिया सबसे पहले 2 और फिर 3 ले लिया, 2 3 5, तो हमें क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ऑलवेज प्राइम नंबर, ऑलवेज इन्होंने लगा दिया। चलिए हम फिर आगे चेक करते हैं। 3 लिया, अब 3 और 5 अगर हम देखें तो 3 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, तो वो प्राइम नंबर तो नहीं होता है, 8 प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि इन्होंने ऑलवेज ला के गलत कर दिया, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर है एक कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, अब इसको देखेंगे। फिर लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 1, नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? हमारा 2 होता है, तो इसलिए गलत हो गया। इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्राइम नंबर 2 भी होता है जो कि इवन है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत। यानी कि सही कौन सा है? एक कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर। देखिए इसमें इन्होंने एक तो मे भी लगा दिया है, और दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होता है ये हम बताते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स किए जा सकें, जैसे 1 का कोई फैक्टर नहीं कर सकता, 2 को कोई फैक्टर नहीं कर सकता, 3 भी नहीं कर सकता, ठीक है। 4 को कर सकते हैं 2 इंटू 2, फिर 5 को भी नहीं कर सकते, 6 को कर सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, 2 3 द 6। 7 को नहीं कर सकते, 8 को कर सकते हैं 2 4 द 8। तो इस तरह से जिनके फैक्टर कर सकते हैं मिनिमम 2, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो ये कह रहे हैं कि ये मे बी ऑड नंबर बिल्कुल हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। ये इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ ये गलत दी है इन्होंने कि कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर ये हमने ऑप्शन गलत कर दिया, सॉरी, यहाँ पर 2 है, ठीक है, क्योंकि सही पूछा है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, नंबर ऑफ साइड पूछी है। सिंपल है, देखिए सम होता है तो एन नहीं होता है, और सम नहीं होता है यानी कि एंगल की बात होती है तो वो अपॉन एन करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो देखिए इंटीरियर एंगल n-2 180 अपॉन एन, और एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन होता है। अब ये कह रहा है इसका डिफरेंस जो है वो 60 है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो n-2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 एन, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 360 अपॉन एन, माइनस 360 बाई एन, ये आ गया इक्वल टू कितना? 60 डिग्री ये दिया हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया 180 एन, इसको जब सॉल्व करेंगे क्योंकि बेस तो सेम है तो ये 720 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व किया, यहाँ से क्रॉस इसको एन से इधर ले गए और एन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो हमें साइड मिल गया 6, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉइंट प्रेजेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज, देखिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उस पर कितने पॉइंट बनाए जा सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी पॉइंट बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं इस सेट के। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मैथ्स का सेट लाएंगे। साथ ही हम लोग इसमें साइंस और ईवीएस के भी डाल रहे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।